हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डेली आंसर राइटिंग सेशन के साथ। और जो लोग नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग डेली 11 AM पे 2 क्वेश्चंस देते हैं आपको। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस या तो प्रीवियस ईयर की कोई ऐसी थीम पे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं जो रिपीट हो सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और 9 PM पे उनको डिस्कस करते हैं। और अगर आप लिखो अपने इन क्वेश्चंस का आंसर और चाहते हो कि कोई उसे इवेल्युएट करे या चेक करे, तो उसके लिए एक ग्रुप है हमारा, प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन ग्रुप। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप है। आप चाहे तो इस पे अपना आंसर जो है लिख के डाल सकते हो, तो आपके पीयर्स इसको इवेल्युएट कर देंगे। ठीक है, एंड अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, जो लोग इस ग्रुप पे हैं, प्लीज ट्राई टू इवेल्युएट दी कॉपीज ऑफ योर पीयर्स। ओके, तो चलिए अगेन एक और अनाउंसमेंट, एक और चीज जो आई थिंक आप लोग अगर हमारा चैनल फॉलो कर रहे होगे तो देख ही लिया होगा। जो लोग नए हैं उनके लिए, कि हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स लॉन्च कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। इसमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, ओके, आपके करंट अफेयर्स का। वी वुड बी कवरिंग मोर देन 90%। ठीक है, मोर देन 90% करंट अफेयर्स आपका कवर करेंगे सिर्फ 18 डेज में। इसमें 3 बार रिविजन भी होगा आपको। ठीक है, डाउट सेशन और लाइव मॉक टेस्ट भी होंगे। और शेड्यूल जो है 1 अगस्त से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, संडेज को हम एक मैराथन लेक्चर हर एक सब्जेक्ट का है, हर संडे को एक मैराथन लेक्चर रिलीज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो डाउट्स हैं वो जो है आप लाइव सेशन में, जो आपको उस सेशन में डाउट्स होंगे वो आप लाइव सेशन में पूछ सकते हो। और सैटरडेज को आप एक मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट होगा, उसके थ्रू अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और कैसे इस कोर्स को अवेल करना है, तो बस जो है सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल को अगर नहीं किया है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो ऑटोमेटिकली आपको इसकी नोटिफिकेशन, जो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन है, वो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब अपने क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ऑन कोऑपरेटिव्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मैं आपको रिलेवेंस बता देता हूँ। अगेन देखिए, मैं जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, पिक कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका रिलेवेंस अगर मैं आपको बताऊं तो दो रिलेवेंस 2 बार न्यूज में आए। एक पहला, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई है यूनियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, कोऑपरेटिव्स के को प्रमोट और उनको अच्छे से वापस रिवाइव करने के लिए, जो एक थ्रस्ट देने के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए। और दूसरा, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है ए पार्ट ऑफ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका डील करता है इससे, कोऑपरेटिव से। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन और कोऑपरेटिव्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डीप में भी बताने वाला हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको, आपके पास एटलीस्ट इतना हो कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो दिमाग में कोऑपरेटिव्स को लेके, ताकि अगर कोऑपरेटिव्स पे कोई भी क्वेश्चन आए आपको, तो आप आराम से एटलीस्ट इतनी नॉलेज से कुछ एक ठीक ठाक आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन क्या है, व्हाइल देयर आर फ्यू सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोऑपरेटिव्स इन इंडिया, फेलियर्स आर वन टू मैनी। ठीक है, तो ये कुछ बोल रहा है कि इंडिया में कोऑपरेटिव्स में कुछ कोऑपरेटिव सक्सेसफुल है, बट काफी फेलियर्स भी हैं। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट की लाइट में क्रिटिकली एग्जामाइन हाउ इफेक्टिव द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन इन रिफॉर्मिंग द कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, कितना इफेक्टिव 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रहा है इन रिफॉर्मिंग कोऑपरेटिव सेक्टर। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो बहुत ही ऑब्वियस स्ट्रक्चर कि पहले उसमें ही व्हाट आर कोऑपरेटिव्स, प्लस साथ में ऑल्सो यू कुड टेल दी इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स विथ एग्जाम्पल, जहां आप अमूल का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, तो पहले ही उसमें आप बताओगे कि कोऑपरेटिव्स क्या है और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, उसके बाद इसकी जो बॉडी होगी, मेन बॉडी आंसर की, उसमें क्या आप बैकड्रॉप बताओगे कि क्यों 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत पड़ी, क्या प्रॉब्लम्स थी, और क्या 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत पड़ी, और जरूरत पड़ने के बाद क्या की फीचर्स थे। ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज की इफेक्टिवनेस बताना चाहते हो तो आपको उसके फीचर्स भी पहले बताने पड़ेंगे कि ये प्रॉब्लम्स थी, इसके लिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए और इसमें ये फीचर्स थे। ठीक है, और उसके बाद आप पाओगे कि कितने इफेक्टिव रहे, कि मतलब आउटकम क्या रहा, क्या आउटकम रहा,
कि क्या 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद क्या कोऑपरेटिव मूवमेंट सही में इंडिया में बूम कर गया, उसको जो मतलब जो इन्विसाज था, जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सोचा गया था कि ये फीचर्स लाके हम ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, क्या वो सही में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये जो है इफेक्टिवनेस और शॉर्टकमिंग्स, ये दोनों चीजें यहाँ पे एक साथ आ सकती हैं। ठीक है, आप एक साथ भी कर सकते हो या सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन में वे अहेड, या फिर ये भी बता सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने इनका गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, ये भी बता सकते हो आप। ठीक है, तो पहले देखते हैं डेफिनेशन। तो देखो ये पूरा अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, इसको ब्रेक कर लो। देखो किसी भी डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इट इज एन ऑटोनॉमस एसोसिएशन। ऑटोनॉमस मतलब जो स्टेट के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ऑटोनॉमस। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन का है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑटोनॉमस एसोसिएशन ऑफ पीपल। क्या है? एक ऑटोनॉमस एसोसिएशन जो स्टेट से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक ऑटोनॉमस एसोसिएशन ऑफ पीपल है। अब लोग क्यों एसोसिएट कर रहे हैं? पहली एक और चीज जो है इसकी, जो एसोसिएशन हो रहा है वो वॉलंटरी है, मतलब लोग अपनी मर्जी से एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट ऑटोनॉमस, दूसरा वॉलंटरीली एसोसिएट कर रहे हैं। और क्यों? व्हाई दे आर एसोसिएटिंग? टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल नीड्स। टू मीट देयर कॉमन सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल नीड्स। तो पहली चीज क्या है कि कोऑपरेटिव्स क्या है? एक ऑटोनॉमस एसोसिएशन है, लोगों की जो वॉलंटरीली साथ में आते हैं। और क्यों साथ में आते हैं? टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल नीड्स। और कैसे वो अपनी कॉमन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल नीड्स मीट करेंगे? थ्रू जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। मतलब एक बिजनेस खोलेंगे वो लोग जो जॉइंटली ओन्ड होगा और डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड होगा। ऐसे बिजनेस के थ्रू लोग जो है अपना जो कॉमन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल नीड्स और एस्पिरेशन है उसको मीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इस तरीके से डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, कि व्हाट इज कोऑपरेटिव? इट इज एन ऑटोनॉमस एंड वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल। ठीक है, अब पीपल क्यों एसोसिएट किए गए? व्हाई डिड पीपल एसोसिएट? पीपल एसोसिएटेड टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल नीड्स एंड एस्पिरेशंस। और ये नीड्स और एस्पिरेशंस वो कैसे मीट करेंगे? थ्रू डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। ठीक है, थ्रू जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। तो देखो कई बार ये चीज मैंने आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार जो डेफिनेशंस होती हैं, कई बार जो डेफिनेशंस होती है उसको इसी तरीके से आप ब्रेक करके, इसको हमने कैसे ब्रेक किया? autonomous associations of persons who are voluntarily united for what purpose? To meet their common economic and cultural aspirations। और कैसे मीट करेंगे? थ्रू अ जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। ठीक है, एंड अगेन इंपॉर्टेंस में एक लाइन में देखो, ज्यादा डीप में आपको इसका इंपॉर्टेंस नहीं बताना, इधर ब्रीफ में एक दो लाइन में बता दे। ठीक है, दैट दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन अपलिफ्टिंग दी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ देयर मेंबर्स एंड लोकल कम्युनिटीज। एक और लाइन यहाँ पे लिख सकते हो कि cooperatives and are an important institutions for inclusive growth। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट, इस टाइप के जो अच्छे टर्म्स है आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप एग्जांपल दे दो कि अमूल हैज बीन वन ऑफ द एग्जांपल जो डेयरी सेक्टर में कोऑपरेटिव जो काफी सक्सेसफुल रहा है और जिसने उसके मेंबर्स को जो है काफी जो है प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड की। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अगेन आप लोग सोचोगे थोड़ा लंबा होगा, बट हाँ सर्टेनली थोड़ा होगा, बट मोर और लेस इतना भी लिख दोगे ना तो काफी है। इतना भी लिख दोगे आप, यही डायरेक्टली लिख दोगे तो भी काफी है। ठीक है, अब बैकड्रॉप ऑफ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अगेन इसको ब्रीफ में रखना है आपको। ठीक है, इसको भी ब्रीफ में रखना है। तो देखो बेसिकली 15 मार्क का क्वेश्चन है, आप ज्यादा डायमेंशन बताओ ब्रीफ में। ठीक है, किसी एक डायमेंशन पे बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाओ। ठीक है, तो बैकड्रॉप में आप बताओगे कि बिफोर 97th कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कहां से, ये आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो प्लीज अच्छे से पढ़ लेना लक्ष्मीकांत का कोऑपरेटिव पे चैप्टर। ठीक है, आपको बहुत काम में आएगा, और यहाँ से जो मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा उसके बाद आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्यों लाए? क्योंकि कोऑपरेटिव्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ऑब्वियसली कोई रिफॉर्म लाएंगे, क्यों? क्योंकि कोई प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी? नो टाइमली इलेक्शंस। जो इलेक्शंस होते थे कोऑपरेटिव्स के, देखो कोऑपरेटिव्स में ये होता था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती थी लॉ के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके अंदर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएगी, जैसे कंपनी बनाते हैं वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट कंपनी क्या होती है? कुछ लोगों के जो होते हैं वो ओन करते हैं।
बट कोऑपरेटिव क्या होते हैं, वो जिन लोगों को कोऑपरेटिव सर्व कर रही होती है वही लोग उसको ओन भी करते हैं, ठीक है। तो और उसकी जो मतलब जो कोऑपरेटिव को मैनेज करने के लिए जो बोर्ड होता है, मेन जो कोऑपरेटिव के लिए डिसीजन लेता है उसके लिए बोर्ड होता है, जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ भी एक बोर्ड होता है कोऑपरेटिव का, ठीक है। और इस बोर्ड में जो कंपनी का बोर्ड होता है वहां तो मेंबर्स क्या होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं। इस बोर्ड में क्या होते हैं, मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड मेंबर जो है इलेक्टेड होते हैं और ये जो मेजर डिसीजन लेते हैं। तो इनके लिए टाइमली इलेक्शंस नहीं होता था। कई बार ये जो बोर्ड के डिसीजन है ये सुपरसीड ऑफिशियल्स जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो सुपरसीड कर देते हैं, पॉलिटिशियंस या मिनिस्टर्स जो है उसको सुपरसीड कर देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो कोऑपरेटिव को क्या होना चाहिए था, ऑटोनॉमस। पर अगर स्टेट के जो ऑफिशियल्स हैं अगर वो कोऑपरेटिव के डिसीजन को सुपरसीड कर रहे हैं या स्टेट के ऑफिशियल्स कोऑपरेटिव के बोर्ड में आ गए हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये उनकी ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करेगा, क्योंकि अब कोऑपरेटिव स्टेट सेपरेट नहीं रहे, ठीक है। प्लस पुअर मैनेजमेंट था, तो दे डिलीवर्ड पुअर सर्विसेज और प्रोडक्टिविटी लो, ठीक है। एंड दे वर नॉन प्रॉफिटेबल, कई कोऑपरेटिव जो थे दे वर नॉन प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट ही नहीं बना रहे। तो अगर प्रॉफिट ही नहीं बनाएंगे तो कैसे वो इकोनॉमिक गोल्स मीट करेंगे, ठीक है। मतलब 10 लोग साथ में मिलकर सोचा कि हम 10 अपने खुद के फायदे के लिए एक बिजनेस शुरू करते हैं, पर अगर वो बिजनेस जो है प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पुअर मैनेजरियल स्किल्स या लैक ऑफ ऑटोनॉमी, तो उस केस में क्या होगा, वो प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स थी। तो इसी के लिए टू इंश्योर देयर इफेक्टिव फंक्शनिंग आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, दैट एंड इट लेड डाउन प्रोविजंस। अब यहाँ पे आप या तो आप सेपरेटली लिखो और आई वुड रादर से कि यहीं पे फीचर्स मेंशन कर दो, की फीचर्स, कि दैट दे शुड बी डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड, दे शुड बी प्रोफेशनली मैनेज्ड फॉर देयर ऑटोनॉमी एंड टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड मेंबर्स एंड अदर स्टेक होल्डर। जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया उसके क्या फीचर्स थे, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के लिए क्या क्या प्रोविजंस दिए गए थे ना। देखो अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट प्रोविजन याद नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही ये एक्सपेक्टेड है आपको 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का एग्जैक्ट प्रोविजन याद रहे, बट आपको कुछ ब्रॉडली चीजें याद रहनी चाहिए। तो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में क्या था, उसमें प्रोविजन फॉर रेगुलर इलेक्शन, कि हर 5 ईयर्स में इलेक्शन होगा और 6 मंथ्स में इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। मतलब 6 मंथ से ज्यादा नहीं रह सकती कोई कोऑपरेटिव बॉडी विदाउट दी मेंबर्स बीइंग बोर्ड मेंबर्स बीइंग इलेक्टेड, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स थे उनको राइट है इन्फॉर्मेशन का कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या चल रहा है, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST वुमेन, तो अगेन सोशल अपलिफ्टमेंट, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। ऑटोनॉमी, तो ये कि ये एक स्टेट पे लिमिट रख दी कि दे कैन नॉट सुपरसीड और सस्पेंड द बोर्ड फॉर मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। तो देयर वाज लिमिट ऑन सुपरसीडिंग एंड सस्पेंशन ऑफ बोर्ड्स, ठीक है। और प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहे, ऑडिट, कि उनका इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ऑडिट होगा कोऑपरेटिव्स का, ठीक है। देयर वाज लिमिट ऑन मैक्सिमम डायरेक्टर्स की 21 से लेस होने चाहिए, ठीक है, शुड नॉट बी मोर देन 21। एंड कोऑपरेटिव्स को जो है रेगुलरली रिटर्न्स फाइल करने होंगे, उसमें उन्हें बताना होगा अपनी फंक्शनिंग के बारे में, कहाँ कौन सा पैसा उन्होंने कितना स्पेंड किया, ठीक है। तो रिटर्न्स फाइल होंगे, उनका ऑडिट होगा, मैक्सिमम टैक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो आपको यहाँ पे की फीचर्स है वो हाईलाइट कर दिए। अब आ जाते हैं इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस की बात करें तो अ मेजर पार्ट वाज स्ट्रक डाउन एज कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड रिसेंटली। तो ये खुद ही पहली चीज शो करता है कि इफेक्टिवनेस क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिडिटी। क्यों, एक मेजर पार्ट जो इस एक्ट का था, राइट, जो मतलब कोऑपरेट जो स्टेट को डायरेक्शन देता था कि वो कोऑपरेटिव्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करे, उनको इंश्योर करे कि वो डेमोक्रेटिकली फंक्शन करे, इंश्योर करे वो प्रोफेशनली मैनेज्ड हो, ठीक है, और इंश्योर करे कि जो उसको ऑटोनॉमी रहे, उसका काफी मेजर पोर्शन जो है कोर्ट ने अभी स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का। इट इज इन पार्ट 9B, पार्ट 9B, ठीक है, ये जरूर याद रखना, पार्ट 9B, ओके। और काफी जो है मतलब उसके आर्टिकल जो है इससे रिलेट करते थे उसको स्ट्रक डाउन किया। तो अगेन ये क्या करता है, डायरेक्टली इसकी इफेक्टिवनेस रिड्यूस कर देता है। लैक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर कोऑपरेटिव्स, देखो तो कोऑपरेटिव्स को भी काफी रेगुलेशंस वगैरह फेस करने पड़ते हैं। इनफैक्ट इसीलिए गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया है कि कोऑपरेटिव्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आए, तो अगर वो अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे तो पैसा कमा पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो कोऑपरेटिव्स के मेंबर्स हैं उनका बेनिफिट होगा, उनका बेनिफिट होगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा, ठीक है। लैक ऑफ फंड्स,
ये भी एक मेजर रीजन था मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाने का। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस या कोई भी एंटरप्राइज चलाना है तो फंड्स चाहिए होते हैं, बट कोऑपरेटिव्स का मेजर चैलेंज क्या है कि उनको फंड्स नहीं मिल रहे। ठीक है, नाउ क्रेडिट कोऑपरेटिव्स की बात करें, अब स्पेसिफिक भी बता सकते हो आप। ठीक है, आप बता सकते हो कि कोऑपरेटिव्स में, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स की बात करें तो देयर इज प्रॉब्लम ऑफ डुअल रेगुलेशन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में, या कई जगह देखा है कि जो लोन्स वो दे रहे हैं कि वो इतने प्रोफेशनली नहीं दे रहे हैं। ठीक है, फेलियर्स हो रहे हैं। ठीक है, एनपीएज हो रहे हैं इनमें, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है बेसिकली, ये मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, नॉन इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ 97th कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब देखो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कह तो दिया है कि रेगुलर इलेक्शन हो, कोई सुपरसीडिंग नहीं हो, बट ऑन ग्राउंड अगर आप देखो तो ये नहीं हो रहा है। कई जगह देखा गया कि इलेक्शन हो रहे हैं पर फिर क्या हो रहा है कि जो उसमें कंटेस्ट कोई मेंबर्स कर ही नहीं रहे, वहां पॉलिटिकल डोमिनेंस या इंटरफेरेंस है। जो पॉलिटिकली डोमिनेंट लोग हैं वही उसमें जो है उसमें इलेक्ट हो के आ रहे हैं, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। केस इन पॉइंट, शुगर मिल्स इन महाराष्ट्र। शुगर मिल्स इन महाराष्ट्र पॉलिटिशियन से डोमिनेटेड है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत होता है। ठीक है, तो इट प्रमोट्स वेस्टेड इंटरेस्ट। तो इसके कारण क्या होता है कि कोऑपरेटिव्स जिसको अपने सारे मेंबर्स का बेनिफिट करना था, वो बस कुछ पॉलिटिकल जो डोमिनेंट मेंबर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए ही वर्क करने लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल में कह सकते हो कि शुगर मिल्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, शुगर मिल्स इन महाराष्ट्र। ओके, नाउ लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, ऑब्वियसली कोऑपरेटिव में पुअर फंक्शनिंग होती है क्योंकि वो टैलेंट इतना अच्छा हायर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एंड देयर इज डिक्लाइनिंग जनरल इंटरेस्ट इन कोऑपरेटिव्स एंड अल्टरनेटिव्स। तो अब गवर्नमेंट भी क्या, इनफैक्ट गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम एफपीओस, फार्मिंग सेक्टर में तो कोऑपरेटिव्स हैज नॉट बीन सो सक्सेसफुल, तभी गवर्नमेंट अब क्या करिए, इंस्टेड ऑफ कोऑपरेटिव्स, फार्मिंग कोऑपरेटिव्स, गवर्नमेंट क्या करिए, फार्मिंग प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीओस। ये क्या है, ये कंपनी होंगी। ठीक है, कंपनी होंगी। ठीक है, कोऑपरेटिव नहीं होंगे, कंपनी होंगी। ठीक है, एफपीओ। ठीक है, एंड ओनली फ्यू कोऑपरेटिव्स आर सक्सेसफुल इन फार्मिंग एंड सेक्टर, ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं रहे। इनफैक्ट फार्मिंग ले लो, शुगर ले लो, बहुत सारी जगह दे दो, देख लो, अब जो कोऑपरेटिव है सक्सेसफुल नहीं है। मेनली डेयरी सेक्टर में कोऑपरेटिव्स काफी सक्सेसफुल रहे, बट अगर आप फार्मिंग लो, अगर आप क्रेडिट कोऑपरेटिव्स ले लो, स्पेशली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ले लो, उसमें जो है कोऑपरेटिव्स इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। तो ओवरऑल हमने बता दिया इश्यूज, बट यहाँ पे एंड नहीं करेंगे, कंक्लूजन में आपको सोल्यूशन देना हो, सोल्यूशन या वे अहेड। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स दिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, युवा सहकार, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम, तो ये तो जो गवर्नमेंट ने, आप बोल सकते हो कि ये इनिशिएटिव्स दिए हैं तो इट विल सर्टेनली बेनिफिट। बाकी आप बोल सकते हो कि जो विजन है सहकार से समृद्धि, इसके लिए हमें जो है रिन्यूड बूस्ट देना होगा कोऑपरेटिव्स को। ठीक है, उसके लिए और क्या कर सकते हैं, स्टेट्स को ऑन बोर्ड लाया जाए। अब जब वो रिफॉर्म के लिए जो है कोऑपरेटिव्स को रिफॉर्म करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए स्टेट्स के साथ कंसल्टेशन हो। ठीक है, जैसे क्योंकि अब 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का सिग्निफिकेंट पार्ट जो स्टेट को डायरेक्शन देता था कि उनको कोऑपरेटिव्स ऐसे बनाना चाहिए, वो स्ट्रक डाउन हो गया है। तो अब जो है कंसल्टेशन के थ्रू ही जो है सेंटर जो है स्टेट्स को कन्विंस कर सकता है। ठीक है, तो ये विजन, ये लास्ट में आप लिख सकते हो, ये इट वुड बी अ गुड एंडिंग। ठीक है, तो अगेन आपको लग रहा होगा थोड़ा लंबा है, बट मैंने आपको कोशिश की है कि डीप में समझाया जाए ये, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एटलीस्ट आपको ब्रॉडली समझ में तो आ गया होगा कि कोऑपरेटिव्स क्या है और कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सो इट्स लाइक अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, so the membership of Security Council as well as its working methods must reflect the realities of 21st century. तो बेसिकली सिंपली क्या होगा, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इट हैज नॉट बीन सो इफेक्टिव। ओके, ये हम सब जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन में अबाउट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इट्स रोल, कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक यूएन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वन ऑफ द 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है वो है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और फिर बॉडी में कि क्या नीड है रिफॉर्म की, कि मेंबरशिप में रिफॉर्म की क्यों नीड है, राइट, दैट आप शो करोगे कि नीड क्या है, कि जो मेंबरशिप है इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ 21st सेंचुरी। कोई कई इंपॉर्टेंट नेशन है 21st सेंचुरी में जिनको मेंबर्स होना चाहिए, वो मेंबर्स नहीं है। प्लस जिस टाइप की मेंबरशिप है, जिस तरीके से जो उसमें वीटो पावर्स दे रखी है, वो जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की लेजिटिमेसी ही कम करी, क्योंकि
उसके कारण यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अनबायस्ड वे में फंक्शन नहीं कर पा रहा है। और कंक्लूजन, क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, ठीक है। तो नीड फॉर रिफॉर्म, आप सीधा बताओगे सबसे बड़ा वीटो पावर इज दी बोन ऑफ कंटेंशन। आप बताओगे यहाँ पे कि वीटो पावर, आप लिख दोगे एक सब हेडिंग वीटो पावर दे रखी है जो 5 परमानेंट मेंबर्स को है, ठीक है। इनफैक्ट आप चाहो तो इससे पहले ब्रीफ में मेंबरशिप बता सकते हो कि मेंबरशिप में 5 परमानेंट हैं एंड प्लस 10 नॉन परमानेंट हैं, ठीक है। 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट, और 10 नॉन परमानेंट जो है आपके 2 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं फ्रॉम डिफरेंट रीजन, ठीक है। 5 डिफरेंट रीजन से, हर रीजन से 2 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से एक ब्रीफ लाइन में लिख सकते हो। फिर आप बताओ कि यहाँ जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है, और ये वीटो पावर ही मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है। क्यों? इट इज अनडेमोक्रेटिक। आप 5 नेशंस के पास आप एक पावर दे दी जो सबका डिसीजन, कलेक्टिव डिसीजन को हटा सकता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ है, देयर इज पैरालिसिस ऑफ द काउंसिल। कई इंपॉर्टेंट इश्यूज पे जो है काउंसिल डिसीजन नहीं ले पा रही है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, लेजिटिमेसी जो है यूएन की, इट इज एट स्टेक। तो इट इज, अगर रिफॉर्म ही नहीं किया तो यूएनएससी जो है और इवन यूएन जो है इररिलेवेंट हो जाएगा। फिर चेंज्ड जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, इंडिया, ब्राजील, जापान, जर्मनी नाउ इमर्जिंग पावर्स। और ये जो ऐसी पावर्स हैं जिनको परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए या जिनका एक तरीके से मेजर से होना चाहिए, ठीक है। और जब तक इनका मेजर से नहीं होगा, जबकि ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ग्लोबली, तो तब तक जो है यूएनएससी का जो रोल और रिलेवेंस है वो कम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अनडेमोक्रेटिक नेचर कैसे, एक और रीजन है, दी अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका आर अंडर रिप्रेजेंटेड। जो 10 आपके जो वो हैं नॉन परमानेंट सीट्स, वहां पे अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका आर अंडर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। एंड ऑल्सो एक और चीज, यूएनएससी का जो रिलेशन है यूएन जनरल असेंबली से, देखो यूएन जनरल असेंबली ब्रॉडर बॉडी है, ठीक है, उसमें सारे नेशन है। यूएनएससी नैरोअर बॉडी है, उसमें कम नेशन है। बट फिर भी कई बार यूएनएससी जो है इनको ओवरराइड कर सकता है यूएनजीए को, ठीक है। तो ये रिलेशन भी जो है शो करता है कि इट इज अनडेमोक्रेटिक, इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द रियलिटीज ऑफ 21st सेंचुरी, ठीक है। 21st सेंचुरी जो है वो कन्वेंशनल आपका जो बोल रहे थे यूनिपोलर वर्ल्ड या जो वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड नहीं है। अब बहुत सारी नॉन वेस्टर्न पावर्स भी हैं, ठीक है, और हर नेशन को जो है काफी से है, ठीक है। और अंडर परफॉर्मेंस, आप ये भी बोल सकते हो कि इट हैज नॉट केप्ट इट्स मैंडेट इन लेटर स्पेक्ट। उसका मैंडेट था इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना, बट यूएस एंट्री ऑन इराक, आपने देखा उसका क्या कॉन्सिक्वेंस था। या अफगानिस्तान बोल लो, या वार्सा पैक्ट बोल लो, वार्सा पैक्ट, वॉर इन अफगानिस्तान। तो ये सबसे आप देख सकते हो कि आप देख रहे हो अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन है अभी, राइट। और यूएनएससी कुछ नहीं कर पा रहा। इनफैक्ट अगर वार्सा पैक्ट वॉर जो अफगानिस्तान में था उस वक्त कर लेता तो कुछ ना कुछ जो है सिचुएशन कंट्रोल में हो सकती थी, ठीक है। तो अगेन दीज आर थिंग्स, या यूएस एंट्री ऑन इराक। इनफैक्ट आप देखोगे कि यूएनएससी जो है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अगर कुछ गलत हो रहा है वीक नेशंस में तो क्विक एक्शन लेता है, ठीक है, क्विक एक्शन लेता है। बट अगर कुछ गलत हो रहा है स्ट्रॉन्ग नेशंस में, जैसे बोल लो इजराइल, तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता। या कोई और भी जो देख लो, चाइना के अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। क्यों? यहाँ पे वीटो पावर यूज कर सकता है चाइना में से। तो यू कुड गिव दिस एग्जांपल, यू कुड गिव द एग्जांपल ऑफ चाइना ऑलवेज, यू कुड गिव एग्जांपल ऑफ चाइना ऑलवेज, ठीक है। कंक्लूजन, क्या रिफॉर्म कर सकते हो, एक्सपांशन ऑफ काउंसिल, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन एंड वीटो पावर शुड बी अबॉलिश्ड। और जब तक टिल इट इज नॉट अबॉलिश्ड सबको मिलनी चाहिए, ठीक है, या फिर जो है उसको मेलो डाउन करना चाहिए, ठीक है। ये कुछ रिफॉर्म्स आप सजेस्ट कर सकते हो। चलो अब कुछ आंसर कॉपीज देखते हैं। तो अगेन ये एक आंसर कॉपी सबसे पहली है, बट देखो इट इज नॉट द बेस्ट आंसर, आई वुड से इट इज नॉट द बेस्ट आंसर। बट अगेन फिर भी मैंने क्यों पिक किया इसको, व्हाई डिड आई पिक इट, बिकॉज ऑफ गुड स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। Not the best answer, but despite good structure, but despite that I picked it because of good structure and presentation. और कंटेंट ओके, कंटेंट इज एवरेज, ओके ठीक है, कंटेंट ठीक है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक पार्ट पे जब इफेक्टिवनेस की बात की इन्होंने, तो इन्होंने एक्चुअली जो क्वेश्चन था उसको डील नहीं किया, ठीक है। एक्चुअली जो था उसको डील नहीं किया, इन्होंने बस फीचर्स मेंशन कर दी, ठीक है। तो दैट इज नॉट व्हाट क्वेश्चन डिमांडेड, ओके।
तो कोऑपरेटिव्स के बारे में डेफिनेशन बता दी गई कि आईएलओ ने जो डेफिनेशन दी है, ठीक है। एंड अगेन पूरी नहीं है, यू कुड हैव कंप्लीटेड इट एज आई टोल्ड यू। याद करने में अगर मुश्किल है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो कि दैट व्हाट इज कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव्स इज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु यूनाइटेड वॉलंटरीली, मतलब खुद की मर्जी से यूनाइट किए। व्हाई डिड दे यूनाइट? टू मीट देयर कॉमन सोशल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स एंड एस्पिरेशंस। और कैसे मीट करेंगे अपनी कॉमन सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल नीड्स एंड एस्पिरेशंस? थ्रू जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन याद करनी है, आपको समझना है। डेफिनेशन को पार्ट्स में डिवाइड करके अगर समझ गए उसको तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपके सामने बिना देखे कुछ जो है डेफिनेशन पूरी बता दी आपको, ठीक है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स, तो इन्होंने सिग्निफिकेंस बता दिया है, बट अगेन इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी। फेलियर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी, तो अगेन दैट पीपल खुद से आके नहीं बना रहे। तो सर्टेनली एक प्रॉब्लम क्या है, ये भी है कोऑपरेटिव्स के साथ कि जो लोग हैं वो जो है मतलब इतने अवेयर नहीं है कि कोऑपरेटिव्स कैसे बनाए, कि क्या फायदा हो सकता है या कैसे आए, क्योंकि लोगों को कोई इंसेंटिव नहीं है साथ में आने का, ठीक है। जब तक लोगों को एक इंसेंटिव नहीं मिलता, लोग साथ में आके कोऑपरेटिव्स नहीं फॉर्म करते, ठीक है। लैक ऑफ फंड्स, तो फंड्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फंड्स एक बड़ा इशू है। देखो एक बहुत अच्छी चीज है इनकी, इन्होंने सब चीजों को अंडरलाइन किया है। प्लीज आप सब भी ये अडॉप्ट करिए अपने आंसर राइटिंग में। प्लीज अडॉप्ट दिस अंडरलाइनिंग। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जो होगा, देखो यहाँ पे मैं हूँ, मेरे को तो आपको कॉपीज में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मेरी तो अकाउंटेबिलिटी बनती है। पर यूपीएससी में जो एग्जामिनर वो कॉपीज नहीं दिखाता, ठीक है ना, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज यही है कि उसके लिए चीजें आसान करो। और मैं बता रहा हूँ क्या चीजें आसान करती है, चीजों को अंडरलाइन करना इस तरीके से। अब बहुत अच्छा कंटेंट लिखो, पर अगर प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर, सब हेडिंग अंडरलाइन नहीं किया है तो आपको इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। नाउ लोन्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेस ओनली, तो देखिए ये पॉइंट इतना, इसको प्रॉपर्ली अनप्रोडक्टिव पर्पजेस बोल सकते थे, ठीक है, तो इतना रिलेवेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस, अगेन ए रिपीटेटिव पॉइंट, ओके। बाकी फिर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सर्टेनली बेसिकली देखो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कोऑपरेटिव से क्या करना चाहा, जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पीआरआईज और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए करना चाहा, वही 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो है आपके कोऑपरेटिव के लिए करना चाहा। पर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया? क्योंकि जो आपका कोऑपरेटिव्स है वो स्टेट लिस्ट में है। तो कोई चीज स्टेट लिस्ट में है तो अगर उस पर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाते हो जो स्टेट्स की पावर को अफेक्ट करता है, तो उसमें स्टेट से रेटिफाई करवाना होगा, पर यहाँ पे वो नहीं करवाया गया था। दिस वॉज द प्रॉब्लम, राइट। जबकि जो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट थे वो स्टेट से रेटिफाई करवाए गए थे, ठीक है। नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड, इफेक्टिवनेस में इन्होंने सर्टेनली कुछ पॉइंट्स दिए, बट अगेन आपको इसको इलाबरेट करना होगा। इट मेक्स राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स या फंडामेंटल राइट, रिजर्वेशन। तो आप बताओ कि रिजर्वेशन लाए तो सर्टेनली इट प्रमोट सोशल जस्टिस, ओके। फंडामेंटल राइट तो हर किसी को एक राइट दे दिया, ठीक है। प्रोविजंस फॉर इनकॉर्पोरेशन, बट आप बताओ कैसे इफेक्टिव रहा, ठीक है। प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ऑडिट, ठीक है। प्रोवाइडिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी इन टेन्योर, ठीक है। तो ये सब आपको बताना था कि ये सब चीजें क्या प्रोफेशनल मैनेजमेंट ये सब लाने की कोशिश करते, बट अगेन इन्होंने एक मेजर पार्ट जो मैंने आपको बताया, जो इफेक्टिवनेस में जो इश्यूज थे वो नहीं हाईलाइट किए, ठीक है। तो रिसेंटली अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हैज बीन, देखो ये भी एक तरीका है कि इन्होंने पॉजिटिव वे में, बट अगेन क्वेश्चन था क्रिटिकली एनालाइज, ओके, एग्जामाइन करना था, क्रिटिकली आपको देखना था, तो आपको नेगेटिव्स भी बताने थे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया है और सरकार से समृद्धि, so this is good thing, okay। you should always use these kinds of catch phrases in your answers, ठीक है। तो give a new push to the moment, ठीक है। तो इस टाइप की कैच फ्रेजेस यूज करो तो अच्छा वैल्यू ऐड होता है आपके आंसर में। अब अगला देखते हैं, ये यूएनएससी पे है, ओके, दिस इज ऑन यूएनएससी, ओके। थोड़ा अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा हैंडराइटिंग का इशू है, आई विल ट्राई टू, मैं इसको थोड़ा कोशिश करता हूँ कि जो है इसको आपको जो मैक्सिमाइज करके दिखाया जाए। तो ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन में इन्होंने रिसेंटली, अगेन ये वाले क्वेश्चन का रेलेवेंस क्या था मैंने जैसे आपको बताया नहीं, बट अभी 2021 से जो है इंडिया का टेन्योर, 2021 से इंडिया का टेन्योर शुरू हो गया एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, ठीक है।
तो इसीलिए तो ये अच्छा, इट्स अ गुड इंट्रोडक्शन, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन वो भी हो सकता था जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि यूएनएससी के बारे में कि क्या है और क्या रोल है, और ये भी ठीक है, बट आई थिंक मोर रेलेवेंट वुड बी दैट वन, क्योंकि क्वेश्चन इज ऑन यूएनएससी, क्वेश्चन इज नॉट ऑन व्हाट इंडिया कुड डू इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, कि इंडिया का क्या रोल है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, नो, क्वेश्चन इज ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इटसेल्फ, ठीक है। तो ये चीज भी आप ब्रीफ में लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे नाउ सी व्हाट नाउ ये किया गया है कि यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई कि मेंबरशिप कैसे है, ठीक है। नाउ दिस इज अ गुड थिंग, बट देखो परेशानी ये है कि आपने इतना हौच पौच कर दिया, दो तीन परेशानी है इसमें, ठीक है। एक तो आपने बड़ा हौच पौच कर दिया इसको, ठीक है, और दूसरी चीज आपने ये लाइन जो है क्रॉस कर दी। तो आपने भले ही बहुत अच्छी चीज, आपको नॉलेज थी कि कैसे नॉन परमानेंट मेंबरशिप है, पर उसको आपने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, यू डिडंट। तो ये प्रॉब्लम क्या है, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंटेशन, ओके, ये जो है आपकी प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ इश्यूज, इन्होंने इश्यूज, नाउ अगेन आपने इश्यूज लिखा है, इसको बॉक्स में अंडरलाइन करके या कुछ भी तरीके से, अगर ये आपकी एक सब हेडिंग है तो इसको प्रॉपरली हाईलाइट करिए, ये प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो अगेन ये सही पॉइंट लिखा है कि जो विक्टर्स थे वर्ल्ड वॉर 2 के, उन्होंने उनका डोमिनेंट उन्होंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलाते, तभी उन्होंने वीटो पावर्स रख रखी है, ठीक है। नाउ ब्राजील लार्जेस्ट कंट्री इन लैटिन अमेरिका, जर्मनी G4 का जो मैंने बताया कि मेंबरशिप जो है इन लोगों को परमानेंट देनी चाहिए, वो देनी चाहिए, ठीक है। इंडिया की मेंबरशिप की बात की कि इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो इंडिया को तो मेंबरशिप मिलनी चाहिए, ओके। देन वीटो पावर की बात की गई यहाँ, तो अगेन मोर और लेस वर्किंग प्रोसीजर के बारे में बात की है। तो देखो क्या है कि कंटेंट इज गुड, आई वुड से कंटेंट इज गुड, प्रॉब्लम क्या है, इवन जो स्ट्रक्चर आपने दिया है स्ट्रक्चर भी ठीक है, प्रॉब्लम इज प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रॉब्लम इज प्रेजेंटेशन, ठीक है, स्ट्रक्चर भी ठीक है, व्हाट नीड्स टू बी डन, ठीक है, वर्किंग प्रोसीजर बता दिया, एंड व्हाट नीड्स टू बी डन अल्टीमेटली कि वीटो पावर मस्ट बी रिफॉर्म्ड टू मेंटेन पीस एंड वो, ठीक है। तो इस टाइप से आपने जो देखा, ये स्ट्रक्चर वाइज इट इज अ गुड आंसर, सॉरी स्ट्रक्चर वाइज इट इज अ गुड आंसर, बट अगर आप देखो प्रेजेंटेशन की बात, तो प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। कंटेंट और स्ट्रक्चर दोनों अच्छा है इस आंसर में, बट प्रेजेंटेशन की इशू है, ठीक है। तो वो चीज जो है थोड़ा रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो आप समझ सकते हो इसको देखिए कि प्रेजेंटेशन भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो दिस इज इट गाइस, एंड अगेन प्लीज अगर आप लोग प्रीलिम्स इस साल दे रहे हो तो यू कुड चेक आउट अवर करंट अफेयर्स कोर्स, ओके। 1 अगस्त को लेक्चर है, ठीक है, 1 अगस्त को। कुछ नहीं करना, सब्सक्राइबर हो तो कोई इशू नहीं है, अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 1 अगस्त को आप ये लेक्चर देखना, ओके, एंड यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल, ट्रस्ट मी, ओके। So guys, thank you very much and see you again next time with another session on answer writing.